अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रहा था। गोरनी अब भी बिलक बिलक कर रो रही थी। ताई जान ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा किया। फिर उन सायों में से एक ने गोरनी की गर्दन हाथों में थामी और उसे उसके कटे हुए जिस्म पर दोबारा रख दिया। गोरनी अंधों की तरह उनके साथ आगे बढ़ी और फिर वो सब के सब एक दीवार में गायब हो गए। लेकिन मैं पथराया हुआ बैठा रहा। सब कुछ मेरी निगाहों के सामने हुआ और किसी ने मेरी जानब कोई तवज्जो ही नहीं दी। और तो खैर सब कुछ मेरे लिए अजनबी नहीं था, लेकिन ताई के तसव्वुर ने मुझे अजीब सी कैफियत का शिकार कर दिया। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि कहीं ये सब कुछ एक ख्वाब ना हो, क्योंकि रात ही को भाईजान के सिलसिले में ताई का तसव्वुर जहन में आया था। मैंने अपने बदन में चुटकी काटी और एकदम उछल पड़ा। नाकाबिले यकीन था सब कुछ, नाकाबिले यकीन। मैं पलंग पर बैठा ही हुआ था, लेकिन अब मुझे लग रहा था जैसे मैं आलमे ख्वाब में था और जो कुछ हुआ वो एक ख्वाब की शक्ल में था। मैं बेशक उठकर बैठ गया था, लेकिन मेरा जहन उसी तरह माऊफ हो रहा था जैसे इंसान कोई ख्वाब देखने के बाद चकरा सा जाता है। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। बस उसके बाद नींद कहाँ आती। बहुत देर तक बैठा सोचता रहा। फिर मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि क्यों ना हम इस घर को छोड़ दें। जब से यहाँ आया था मुश्किल में गिरफ्तार था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये मुश्किल मेरी अपनी ज़ात तक ही थी। दिल पर एक शदीद झंझलाहट और बोझ तारी हो गया। बार बार मुझे ज़ुबान बंद रखने की हदायत की जा रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गया तो एक सरगोशी मेरे कानों में उभरी। देखो, जब तक यहाँ हो तुम्हारी हिफाजत की जा रही है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचने दिया जा रहा, लेकिन बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए बेहद मखदूश है। जब भी तुमने घर से बाहर कदम निकाला तुम पर वार किए गए। ऐसा मत करना, इस घर का तहफ़्फ़ुज़ मत छोड़ना। ये आवाज़ वही थी जिसे मैंने दादी अम्मा की आवाज़ करार दिया था, लेकिन इस वक्त मैं उस आवाज़ के तजस्सुस में नहीं डूबा, बल्कि मैंने किसी कदर खुश्क लहजे में कहा, अगर आप दादी अम्मा हैं तो मेरे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों हो रहा है? मैं तन्हा अपनी ज़ात पर कितना बोझ बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे मददगार हैं तो फिर मैं ये किस मुश्किल में उलझा हुआ हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ना मैं उन लोगों के खिलाफ कोई अमल कर रहा हूँ। जो वाक़या हुआ वो बस नादानस्तगी में हुआ। मगर आप मुझे बताएं कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, और क्या मैं दूसरों को इसका राजदार ना बनाऊं? नहीं दादी अम्मा, बात अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। मुझे खुद भी कदम आगे बढ़ाने हैं। मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कई बार आवाज़ें दी, दादी अम्मा, दादी अम्मा, लेकिन उसके बाद खामोशी ही तारी रही। मैं बिस्तर पर लेटा रहा। फिर ना जाने कब नींद आ गई। दूसरी सुबह जागा और मामूल के मुताबिक कैसर खान के पास पहुंच गया। कैसर खान ने चाय तैयार कर रखी थी। वो बोला, क्या बात है साहब, तबीयत ठीक है आपका? हाँ कैसर खान, मुर्शिद बहुत बड़ा सहारा थे, वो चले गए। मैं आपको एक बात बोलूं साहब, आप मेरी बात यकीन कर लोगे? मैं तुम पर बहुत ज़्यादा एतमाद करता हूँ। कैसर खान, क्या बात है? मुर्शिद ने आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं जानता साहब, पर यह बात बिल्कुल सच है कि मुर्शिद आपके लिए बहुत कुछ कर रहे थे। मैंने रात को भी उन्हें ख्वाब में देखा। क्या देखा है कैसर खान? मुर्शिद तस्बीह लिए सामने से चले आ रहे हैं। मैं और आप एक जगह बैठे हुए हैं। मुर्शिद हमारे सामने आते हैं
और फिर आप पर कुछ पढ़कर फूंकते हैं और खामोशी से वापस चले जाते हैं। मुझे मेरी मोहब्बत करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन कैसर खान, ये कहकर मैं खामोश हो गया। कैसर खान सवालिया निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, आपको चाय और दूं? हाँ दो। अजीब सी कैफियत हो रही थी। चाय की मज़ीद 2 प्यालियाँ पी और उसके बाद वहाँ से उठ गया। दिल में सरफराज भाई का ख्याल बड़ी शिद्दत से आ रहा था। ताई का किरदार बहुत ही सनसीखेज था। किससे बात करूं, किससे उसके बारे में कहूं, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। नाश्ते पर भी मैं काफ़ी उलझा रहा। मामा और दानिया भी उदास नज़र आ रही थीं। सरफराज भाई का रवैया उन्हें मुज़तरिब किए हुए था। हम लोग कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। 11 बजे से थोड़ी देर पहले घर से बाहर मैं निकल आया और कैसर खान को लेकर चल पड़ा। जो नया दफ्तर भाई ने मुझे दिखाया था वो एक बहुत ही शानदार इमारत में था। जब मैं इमारत के सामने भाईजान की दी हुई मर्सिडीज से नीचे उतरा तो मैंने ब्लैक लैंड क्रूज़र को देखा जो पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी। गोया सायरा भी यहाँ मौजूद है। मुझे याद आ गया कि भाईजान ने मुझे सायरा की सीट दिखाई थी। इस वक्त भी ये इंतहाई दुख भरी बात थी कि उन्होंने वहाँ मेरे लिए कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं किया था। दिल को एक धक्का सा लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और लिफ्ट की जानब चल पड़ा। लिफ्ट ने मुझे मेरी मंजिल पर छोड़ दिया और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ऑफिस बिलाशुबा काबिले दीद था। सामने के हिस्से में 4 अफराद बैठे हुए थे। पहले 3 थे, फिर एक का इजाफा हो गया था। सामने ही बहुत सी हसीन शीशे का कैबिन था जिसमें खूबसूरत पर्दे पड़े हुए थे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक चपरासी टाइप का आदमी किचन से बाहर निकला। किचन भी यहीं बना हुआ था। उसने आकर सवालिया निगाहों से मुझे देखा और बोला, जी सर, किससे मिलना है? ये दूसरा ताज़ियाना था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उस बड़े कैबिन की जानब बढ़ गया जिसमें मेरी तवक्का के मुताबिक सरफराज भाई को होना चाहिए था। चपरासी जल्दी से आगे बढ़कर मेरे सामने आया और बोला, किससे मिलना है सर? आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। बस जुनून सा सवार हो गया। मैंने चपरासी का गिरेबान पकड़ा और घसीटता हुआ आगे ले आया। फिर मैंने शीशे के कैबिन का दरवाज़ा खोला और चपरासी को ज़ोर से अंदर धकेल दिया। चपरासी कैबिन में कालीन पर जा गिरा और मैं अंदर दाखिल हो गया। मैंने सरफराज भाई को देखा जो एक शीशे की बड़ी सी मेज़ के पीछे बैठे हुए थे। उनके बराबर ही एक दूसरी मेज़ पर सायरा खानम बैठी हुई थी। दोनों बौखला गए। मैंने गसीली निगाहों से सरफराज भाई को देखते हुए कहा, इसे बताइए मुझे किससे मिलना है? ये कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा और सरफराज भाईजान ना समझने वाले अंदाज में मुझे और फिर चपरासी को देखने लगे। सायरा भी खामोशी से हम दोनों को देख रही थी। फिर शायद सूरत हाल भाईजान की समझ में आ गई। उन्होंने सपाट लहजे में कहा, नादर खान, ये मेरे छोटे भाई हैं और तुमने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया कि उन्हें अंदर आने से रोक दिया। अगर तुम्हें उन्हें नहीं पहचानते थे तब भी तुम्हें सलीके से बात करनी चाहिए थी। फिर शहाब को बिला मकसद इतना गुस्सा नहीं आता। चपरासी उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़े और मेरी तरफ रुख करके बोला, माफ़ी चाहता हूँ साहब, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई। मुझे बता देना चाहिए था कि मेरा भाई आने वाला है। असल में चपरासी ने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं था। चलो छोड़ो, अब ये बताओ कैसे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश बैठा रहा। भाईजान ने घंटी बजाई और चपरासी डरता डरता अंदर आया। जग में पानी लाओ। चपरासी थोड़ी देर के बाद पानी ले आया। मैंने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार नहीं किया, लेकिन मेरा मूड काफ़ी ख़राब था। कैसा सफ़र रहा शहाब? कहाँ कहाँ गए? मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्या आपसे मुलाकात करने के लिए अब मुझे ऑफिस आना पड़ेगा? मैंने तल्ख लहजे में कहा। भाईजान संजीदा निगाहों से मुझे देखते रहे, फिर बोले, मूड ठीक कर लो यार, अभी नया नया मामला है।
तुम देखो ये सारे कागजात मेरे सामने हैं। पापा ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो फिर हमारा भी फर्ज है कि हर चीज़ को पूरी तरह अपनी कंट्रोल में ले लें। ज़ाहिर हुसैन से मेरा बराबर राब्ता है और मैं हर चीज़ को चेक कर रहा हूँ। हमें अपना स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा, कुछ आउटडोर वर्कर भी रखना होंगे। यार तुम किसी तरह का तरद्दुद ना करो, थोड़े दिन में हम इन सारी चीज़ों पर काबू पा लेंगे। अल्लाह ताला पापा की मगफरत करे, उन्होंने ये सब कुछ कैसे कर डाला है। मैं तो सोच कर ही हैरान हो जाता हूँ। ज़ाहिर हुसैन से भी बात हुई है, कह रहे थे कि खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे और सारा निज़ाम खुद संभाले हुए थे, कोई स्टाफ भी नहीं रखा था और मजाल है कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए। मेरा मतलब है कि अब हमें ये सब कुछ देखना होगा। हम उन जैसे तजर्बाकार तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गए। मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था कि भाईजान नर्वस हो गए हैं और जो कुछ वो कह रहे हैं वो बौखलाहट के आलम में हैं। मैंने अपने रवैये में तब्दीली की, पानी वगैरह पिया और बोला, आप खैरियत से तो है ना? हाँ। उसी वक्त सायरा के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी और उसने मोबाइल उठा लिया और बोले, जी मम्मी, हाँ बिल्कुल ठीक है, सरफराज भी ठीक हैं, शहाब आए हुए हैं। जी हाँ, आप बात कर लीजिए। सायरा ने फ़ोन मेरी जानब बढ़ा दिया। बहरहाल मैंने फ़ोन लिया और सलाम दुआ के बाद कहा, आप कैसी है ताई जान? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो आए? बस ऐसे ही खक्खड़ वगैरह गया था, वहाँ हमारा एक राइस मिल है। हाँ भाई माशाल्लाह मालूमात हो चुकी हैं मुझे सारी। बड़ी कमाल किया है इम्तियाज़ अहमद ने, कोई सोच भी नहीं सकता था कि माशाल्लाह उन्होंने अपने खासे असासे फैला लिए हैं। अच्छा तुम क्या कर रहे हो? यहाँ ऑफिस में कोई काम कर रहे हो? नहीं ताई जान, फरमाइए, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, फ़ौरन आ जाओ, इनकार की गुंजाइश नहीं है। जी मैंने कहा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं चंद लम्हा सोचता रहा, फिर मैंने कहा, ताई जान ने मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, सलाम कर आओ। भाईजान ने इस तरह कहा जैसे मुझसे जान छूट जाने पर खुश हो। मैं उठ गया। थोड़ी देर के बाद मैं कैसर खान के साथ ताई की कोठी की तरफ जा रहा था। कोठी में दाखिल होकर मैंने ड्राइंग रूम का रुख किया, लेकिन रास्ते में एक मुलाजमा ने मुझे रोक लिया। आप इधर तशरीफ़ ले आइए, दानी सरकार इस वक्त अपना कमरा ख़ास में हैं। आइए इस कमरा ख़ास की तरफ। मैं पहले कभी नहीं आया था और ना ही मुझे कुछ मालूम था। मुलाजमा मुझे 2 राहदारियों से गुजार कर उस कमरे तक लाई जिसे उसने कमरा ख़ास कहा था, और फिर उसने उसका दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा फैला हुआ था, हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। हालांकि दिन का वक़्त था, लेकिन कमरे को कुछ इसी अंदाज में बनाया गया था कि वहाँ रोशनी की एक रमक भी दाखिल ना हो। मैं अंधों की तरह दरवाजे पर खड़ा रहा। तब मैंने कमरे में एक मदम सी रोशनी फूटते हुए देखी। ये रोशनी कहाँ से आ रही थी, इसका मरकज़ कौन सा था, इसका कोई पता नहीं चल रहा था। बस यूं लग रहा था जैसे कमरे के दरो दीवार रोशन होते जा रहे हों। एक पुरस्रार सी पीली रोशनी ने आखिरकार माहौल को उजागर कर दिया। कमरे के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ी सी चौकी पड़ी हुई थी और उस चौकी पर ताई बैठी थी। उनके जिस्म पर कई रंगों से बना हुआ एक लिबादा था और उन्होंने बाल खोले हुए थे। एक अजीब सी बेहानक कैफियत थी उनके चेहरे पर। कुछ लम्हे तक खामोश रही, फिर उन्होंने कहा, बैठ जाओ शहाब, ये सामने जो कुर्सी पड़ी है उसे मेरे सामने कर लो और बैठ जाओ। ताई की आवाज़ में इस वक्त एक अजीब सा खौफजदा कर देने वाला तासर था। मैं खौफजदा तो नहीं हुआ, मुतासर ज़रूर हुआ। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी, कैसे हो? आप ये क्या कर रही हैं ताई जान? यहाँ मुझे घुटन का एहसास हो रहा है। बैठे रहो शहाब, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी ताई जान की हैसियत से नहीं हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें बहुत अहम गुफ्तगू करने के लिए बुलाया है। ताई के लिए। ताई के लहजे में एक अजीब सा तासर था। मैं खामोशी से उन्हें देखने लगा। बड़ी बेहानक शक्ल हो रही थी उनकी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, अब बहुत सी बातों से गुरेज नामुमकिन है। अगर तुम्हें याद है तो पिछली रात मैं तुम्हारे पास आई थी।
ताई ने खुद ही इस बात का एतराफ़ कर लिया जो मेरे जहन में कांटे की तरह खटक रही थी, और अब इस बात की मुकम्मल वजाहत हो गई। मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा। ताई ने कहा, वो वक़्त आ गया है शहाब, जब मैं अपने और तुम्हारे दरमियान एक राब्ता कायम कर लूँ। मेरा तुमसे एक वास्ता है, इसकी की कोई भी शक्ल सही, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे ताआवुन करो। मैं जो काम भी करना चाहती हूँ बड़े आराम से कर लिया करती हूँ और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अगर चाहूँ तो तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मामला बिल्कुल खुशगवार रहे और कोई ऐसी बात ना होने पाए जो हम दोनों में से किसी के लिए दिक्कत का बायस हो, क्या समझे? लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे भरपूर ताआवुन करना होगा। तुम्हारे पापा की दौलत और जायदाद बहुत काफ़ी है, लेकिन अगर तुम इन चीज़ों को सरफराज के लिए छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकती हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा दौलत तुम्हें भी हासिल हो जाए। बोलो, क्या तुम ऐसा पसंद करोगे? आप बोलती रहें ताई जान, आप बहुत बड़ी हैं, बहुत सा इल्म है आपके पास, लेकिन आप मेरे मजाज को नहीं समझती। मैं दुनिया की किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं होता और इस वक्त आपके अंदाज और आपके एतराफ़ से भी खौफज़दा नहीं हूँ। आपने खुद ही मुझे बताया है कि पिछली रात आप मेरे कमरे में आई थी, मैंने आपको देखा था और पहचान लिया था। खैर छोड़िए आप इन बातों को, बताइए कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मेरी बात गौर से सुनना शहाब। जी फरमाइए। तुम गोरनी से शादी कर लो। ताई ने एक खौफनाक धमाका किया और थोड़ी देर के लिए मेरे जहन में एक हलचल सी मच गई। कुछ देर तक तो मैं अपनी समात पर शुबा करता रहा कि जो कुछ ताई जान ने कहा है वही मैंने सुना है, या ये अल्फाज मेरे जहन का वाहिमा है। ताई की पुरतजस्सुस और पुरइसरार निगाहें जैसे मेरे दिमाग में झांक रही थी। वो अपने अल्फाज पर मेरा रद्द अमल पढ़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर तक वो खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, हाँ मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि इम्तियाज़ अहमद खान ने जितनी दौलत तुम लोगों के लिए छोड़ी है वो कुछ भी नहीं है। गोरनी से शादी करने के बाद तुम जो कुछ बन सकते हो तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। दौलत का हासिल हो जाना एक आम सी बात है। इंसान थोड़ी सी जद्दोजहद करके दौलतमंद बन सकता है, लेकिन अगर गोरनी तुम्हारे कब्जे में आ जाए तो तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ हर शख्स के लिए एक ऐसा हुक्म बन जाएगा जिसे टालना मुमकिन ना होगा। लेकिन ताई जान, आप गोरनी को कैसे जानती हैं? आपको इसके बारे में क्या मालूम? और ये आपसे किसने कहा कि अगर मैं गोरनी से शादी कर लूँ तो? जवाब में ताई के चेहरे में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई और फिर वो बोली, मेरे पास जो इल्म है उससे मैं ना जाने क्या कुछ कर सकती हूँ। बड़े मामूली से हैं ये लोग मेरे सामने, जैसे मुमताज़ अहमद खान। मैंने समनाबाद वाले घर पर मुकदमा कायम किया था और उसकी वजह यह थी कि उस घर में मुमताज़ खान का बेदखल होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन तुम्हारी दादी अम्मा आड़े आ गईं। मैं अगर अब भी चाहूँ तो मिनटों में फ़ैसला मेरे हक़ में हो सकता है, लेकिन मैं गीती आरा बेगम को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। दफ़तन ही मेरे जहन का एक खाना खुल गया। ताई के बारे में वैसे तो मैं बहुत सी बातें सुन चुका था। फूफू जमालुद्दीन ने साफ साफ कह दिया था कि ताई जादूगरनी है। दादा अबू नई रियाजुद्दीन साहब का भी कुछ ऐसा ही ख्याल था, लेकिन इस वक्त ताई जिस अंदाज में खुलकर सामने आई थी उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उनसे कुछ मालूमात हासिल कर लेना जहानत की दलील होगी। मैंने अपने चेहरे के तासरात में नरमी पैदा की और मदहम लहजे में बोला, आपने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया है ताई जान। अच्छा एक बात बताइए, आप बेशक साहिब इल्म है और मुझे अपना समझकर एक मशवरा दे रही हैं, आप गोरनी के बारे में कैसी जानती हैं? फिर वही अहमकाना सवाल। मैंने कहा ना, मैं अपने इल्म के ज़रिए बहुत कुछ जान सकती हूँ। गोरनी को 3 बार तुम्हारे हाथों से नुकसान पहुँचा है। अभी तक वो अपनी बेटी के लिए रो रही थी और अब वो अपनी गर्दन से महरूम हो गई। अब तुम खुद बताओ, किसी को इतने नुकसानात पहुँचेंगे तो उसका रद्द अमल क्या होगा? एक सवाल मेरे जहन में पैदा होता है ताई जान, इजाज़त हो तो पूछूं।
हाँ पूछो, जिसका जवाब देना मुमकिन होगा उसका जवाब दूंगी। खामोश हो जाऊं तो समझ लेना जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं, या मैं वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। ताई जान, जब आपको इस कदर मालूमात हासिल हैं, फिर आपको पता होगा कि गोरनी की बेटी सफियूना नादानस्तगी में मेरे हाथों मारी गई। मैं तो उसे बिल्ली समझा था और मुझे यूं लगा जैसे वो मुझ पर हमला करने वाली है। बस लकड़ी घुमा दी मैंने, जो उसके सर में लग गई। बहरहाल गोरनी उसके बाद से मेरी दुश्मन बन गई। लेकिन एक बात बताइए, गोरनी की गर्दन कट गई और वो अपनी गर्दन लिए घूम रही है, जब उसके अंदर ये कुव्वत है कि उस आलम में आने के बाद भी वो अपनी असल शख्सियत में आ सकती है, तो सफियूना के अंदर ये कुव्वत क्यों नहीं थी? ताई जान ने निगाहें उठाकर मुझे देखा, लेकिन खामोश रहीं। मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा, फिर मैंने मायूस होकर कहा, इसका मतलब है कि इस सवाल का जवाब आप नहीं देंगी। खैर ठीक है, मैं आपसे किए हुए वादे की पाबंदी करता हूँ। दूसरी एक बात और बताइए कि आप गोरनी को कैसे जानती हैं? ये सवाल करके मैंने फिर ताई को देखा और उन्होंने आहिस्ता से अपना रुख तब्दील कर लिया। मुझे हंसी आ गई थी। ठीक है ताई जान, और कोई सवाल आपसे करना बेकार है। हालांकि मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं, मुझे एक बात का जवाब तो कम अज़ कम ही दे दीजिए। मैं, मामा दानिया, सरफराज भाई, हम 4 अफराद बहरीन से यहाँ आए, फिर इन तमाम मुश्किलात का निशाना मुझे ही क्यों बनाया गया? और कोई भी तो ऐसी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो सकता था, और फिर दूसरों को इस राज में शरीक करने से मुझे ख़ास तौर पर मना किया गया। कितना मुश्किल काम है अपने जहन पर काबू पाना। खैर छोड़िए, आप मुझे बताइए कि मैं ये सब कुछ कैसे करूं? जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, तुम अच्छी तरह गौर करो इस बात पर, और मैं तुम्हें ये बताई देती हूँ कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। तुम गोरनी से शादी के लिए तैयार हो जाओ। इत्तफाक से तुम एक इंतहाई कदीम दास्तान का हिस्सा बन गए हो, और पे दर पे ऐसे अमल होते रहे हैं कि तुम इन मामलात में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हो। वो तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को बदतरीन नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक कदीम रवायत ने उन्हें रोक रखा है। ये दास्तानें इतनी आम नहीं कि हर शख्स को इसके बारे में मालूम हो सके, इसलिए बात तुम तक महदूद रखी गई है। तुम भरपूर तरीके से खुद को तैयार करो और फिर मुझे इत्तला दो। मैं तुम्हें एक बार फिर बताए देती हूँ कि गोरनी को अपनाने के बाद तुम एक अनोखी कुव्वत बन जाओगे, और उस कुव्वत से तुम्हें जो लुत्फ़ हासिल होगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस दौर में जिस कदर मुश्किलात ज़िंदगी के लिए पैदा हो गई हैं, अच्छे अच्छे लोग बल्कि हुक्मरान तक इतनी आसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अपनी पसंद से हर चीज़ नहीं हासिल कर सकते। गोरनी से शादी करके तुम्हें वो सब कुछ हासिल हो जाएगा। मैं तुम्हारा हर तरह साथ दूंगी और तुम्हें बहुत कुछ हासिल कर लोगे। ताई जान एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गईं। फिर अचानक ही उन्होंने झुर्झरी सी ली और बोली, तुम्हें उठ जाना चाहिए, जाओ ड्राइंग रूम में बैठो और जो कुछ मैंने कहा है उस पर गौर कर लेना। मैं खुद तुमसे राब्ता कायम करके जवाब हासिल करूंगी। जाओ। ताई अम्मा अपनी जगह से उठ गईं तो बादल नाख्वास्ता मुझे भी उठना पड़ा और मैं कमरे से बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। यहाँ कई बार आ चुका था, इसलिए मुझे ड्राइंग रूम का रास्ता मालूम था। मैं ड्राइंग रूम की जानब बढ़ गया और फिर मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन अंदर दाखिल होते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ताई जान सफ़ेद सिल्क के लिबादे में मलबूस दिलकशी का पीकर बनी हुई एक सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि मैं उन्हें इस कमरे में एक दूसरे ही रूप में देखकर बाहर निकला था। दुनिया की कोई फुर्तीली से फुर्तीली औरत सिर्फ चंद लम्हों में अपना हुलिया इस तरह तब्दील नहीं कर सकती थी जिस तरह इस वक्त ये सब कुछ वाक़या हुआ। ताई जान ने मदम सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और बोली, आओ शहाब, कहाँ रह गए थे? मुझे खासी देर पहले पता चला कि तुम आ गए हो। मैं हैरत से गंग अपनी जगह ठटक कर खामोश खड़ा रह गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ताई जान की इस बात का क्या जवाब दूं। आओ बैठो, उन्होंने कहा और मैं एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ उनके सामने सोफे पर जा बैठा। तुम लोग अपने दिल में मेरे लिए कोई मकाम नहीं बना सकते, ताई जान अजीब से अंदाज में बोली।
ताई जान, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग रिश्तों को तरसे हुए हैं। बहरीन में कब तवील क़ियाम रहा। ईद बकरा ईद के मौके पर लोगों को पाकिस्तान आते हुए देखते थे। अपने अजीज़ो अकारब से मिलने के लिए लोग बड़ी खुशी से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जाया करते थे और हम दुख भरे अंदाज में सोचते थे कि काश हम भी ईद मनाने अपने वतन जाते, लेकिन वतन में कोई था ही नहीं ऐसा जिससे हमारी शनासाई होती। ताई अम्मा, हम आपके पास आकर बहुत खुश हैं। आपके पास आकर बहुत ज़हनी सुकून मिलता है, लेकिन बहुत सी सोचें दामनगीर हैं। मैं कुछ मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ। ताई जान, आप साहिबे इल्म हैं। मैं आपकी शख्सियत को बहुत बुलंद पाता हूँ। कितनी ही बार सोचा है कि आपसे मदद मांगूं। आप मुझे इजाज़त दीजिए कि किसी वक्त आकर आपसे दिल की बातें करूं। किसी वक्त क्यों, अभी मुझे फुर्सत है। बताओ क्या मुश्किल है तुम्हारे साथ। मैं जहाँ रह रहा हूँ ताई जान, वो जगह मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। मैं अजीबो गरीब उलझनों में फंस गया हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कमाल की बात करते हो, वो जगह छोड़ दो। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? बहुत सी कोठियाँ तुम्हारी मलकियत हैं, कहीं भी मुंतकिल हो जाओ। ताई जान, मैं जब यहाँ आया था तो ताया अबू ने बड़ी दिल सोजी से कहा था कि मैं उनके पास रहूं और मैंने उनसे वादा कर लिया था। तो फिर ताई जान, जब भी मैंने वो घर छोड़ने के लिए सोचा, किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे वहाँ से निकलने से मना किया और रोका कि ये बात भी मेरे लिए उलझन का बायस है। बल आखिर तुम्हें वो घर छोड़ना होगा। तुम्हें वहाँ कोई नुकसान भी पहुँच सकता है, और जहाँ तक नादीदा कुव्वत है जो तुम्हें रोकती है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताए देती हूँ। उस कुव्वत के कुछ अपने मसाइल हैं जो वो तुम्हारे ज़रिए हल करना चाहती है। तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। 2 दिन के बाद मैं तुमसे राब्ता कायम करूँगी और तुम्हें बहुत से मशवरे दूँगी। अब चाहो तो तुम जा सकते हो। मैं एकदम खड़ा हो गया। मुझे खुद ज़हनी उलझन हो रही थी और मैं यहाँ से चला जाना चाहता था। चुनाचा मैं ताई जान को सलाम करके बाहर निकल आया। घर की जानब जाते हुए मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सोचा। सबसे पहली बात तो ये कि वो मुझे अपने कमरे में नज़र आई थी और उन्होंने गोरनी की दिल जोई की थी, और अब उन्होंने एक बदले हुए रूप में मुझे गोरनी से शादी करने के लिए कहा था। उसके साथ ही उन्होंने ये चालाकी भी बरती थी कि फ़ौरन ही दूसरे रूप में मुझे नज़र आ गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ताई जान का गोरनी से क्या ताल्लुक़। एक अजीब सा उलझा हुआ मामला था जिसे सुलझाने के लिए अभी मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था। घर में दाखिल हो गया, जहाँ का माहौल हमेशा ही सनसान रहा था। मैं राहदारी में चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त मैंने देखा कि एक पुरस्कार औरत, वही जिसका नाम फरदौस मालूम हुआ था, दानिया के कमरे से बाहर निकली थी। दानिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई और उसके बाहर निकल आने के बाद दानिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने उसकी एक झलक ही देखी थी और उन दोनों में से किसी ने मुझे नहीं देखा। एकदम ना जाने क्यों मेरे दिल में एक ख्याल सा पैदा हुआ। उस वक्त राहदारी के जिस हिस्से में था उसमें मेरे दाहिनी जानब एक खाली कमरा था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। यह कमरा किसी के इस्तेमाल में नहीं था। मैं गड़ाब से कमरे में दाखिल हो गया और फरदौस के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। इस वक्त मैं जो करने जा रहा था वो मेरी फितरत के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन बस ना जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्याल जाग उठा। जैसे ही फरदौस इस कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरी, मैंने बड़ी महारत से उसकी कलाई पकड़ी और उसे अंदर खींच लिया। फरदौस के हलक से एक आवाज़ निकल गई। मैंने उसे ज़ोर से खींचने के बाद छोड़ा तो वह लड़खड़ाती हुई एक तरफ जा गिरी। मैंने फुर्ती से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। इस वक्त मैंने देखा कि फरदौस की आंखों में हल्का सा खौफ जाग उठा है। मैंने उंगली उठाकर कहा, मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का कोई अमल किया है फरदौस, लेकिन इस वक्त मैं जनूनी हो रहा हूँ। तुमने गोरनी का हाल देख लिया होगा, मैं तुम्हारा हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं करूँगा, इसलिए शोर मचाने की कोशिश करना और ना ही गायब होने की। मैं हर कीमत पर तुम्हें अपने काबू में कर लूँगा, क्या समझी? वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और उसने अपनी पुश्त दीवार से टिका ली। वो कुछ बोली नहीं थी। मैंने उससे कहा,
तुम्हें से कुछ बातें मालूम करना चाहता हूँ। मुझे अपने बारे में मुकम्मल तफसील बताओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ज़रा बराबर कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बताओ फिरदौस, तुम कौन हो? उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और बेदस्तूर सहमी हुई निगाहों से मुझे देखती रही। मैं जानता था कि वो पुरइसरार कुव्वतों की मालिक है। उसके कुछ अमल भी देख चुका था और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो गैर इंसानी शख्सियत है। लेकिन मैंने तो गोरनी के साथ भी वो सलूक किया था जो किसी माफूकुल फितरत हस्ती के साथ नहीं किया जा सकता था, और मैं अपने अमल में कामयाब रहा था। इस बात का इल्म फिरदौस को भी होगा, इसलिए वो सहमी हुई थी। फिरदौस, मुझे जवाब दो। सबसे पहले तुम मुझे इस दिन नज़र आईं जब तुमने मेरा कमरा साफ़ किया। उसके बाद तुम मुझे कई बार नज़र आईं, लेकिन तुम्हारी शख्सियत आज तक मेरे लिए एक मुअम्मा है। मुझे बताओ, सफियाना की वो तस्वीर मेरे पापा की जेब में क्यों थी? तुम किसके कहने पर वो तस्वीर चुरा कर भागी थी और गुसल खाने से गायब हो गई थी? मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि अगर तुमने अब भी ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ रही हो मेरी बात? बताओ, मुझे जवाब दो। वो फिर भी खामोश रही तो मैंने कहा, और तुमने जो दानिया से दोस्ती बढ़ाई है, इसके पस मंजर में क्या है? देखो, मुझे जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अचानक ही मामा की आवाज़ सुनाई दी। शहाब, कहाँ गायब हो गए? कहाँ हो तुम? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और मामा की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उसी वक्त फिरदौस की आवाज़ पहली बार उभरी, मुझे छोड़ दो। तुम गायब हो सकती हो फिरदौस, लेकिन मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी तुमसे बाकायदा दुश्मनी का आगाज हो जाएगा, और जिस वक्त भी कहीं मैं तुम्हें पाऊंगा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। मेरी ज़ात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुझे छोड़ दो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। सफियूना की इस तस्वीर का मेरे पापा से क्या ताल्लुक था? ये सारा गोरख धंधा क्या है? मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी मदद करो। फिरदौस ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। उसी वक्त मामा की आवाज़ फिर उभरी, शहाब, क्या तुम इस कमरे में हो? ये आवाज़ कमरे के दरवाजे पर ही सुनाई दी। मैं ज़िच हो गया। फिर मैंने कहा, ठीक है फिरदौस, तुम चाहो तो गायब हो सकती हो, मगर मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, इस बात को जहन में रखना। ये कहकर मैं दरवाजे की जानब बढ़ गया। बाहर निकलकर मामा से मिलना चाहता था। पता नहीं उन्हें मेरी आमद का पता कैसे चल गया। मैंने दरवाज़ा खोला। पहले तो बिल्कुल यही लगा था जैसे मामा उसी कमरे के दरवाजे पर होंगी, लेकिन अब मैंने राहदारी में दोनों तरफ देखा। मामा का कहीं भी नामो निशान नहीं था। अचानक ही किसी ख्याल के तहत मैंने वापस पलट कर देखा तो फिरदौस कमरे में मौजूद नहीं थी। उसी लम्हे के अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मामा की वो आवाज़ एक धोखा थी, लेकिन अब मेरे दिल में फिरदौस के लिए भी एक बुराई पैदा हो गई थी। यहाँ का सारा मामला ही अजीब है। चलो शुक्र है कि मामा को मेरे इस अमल का इल्म नहीं हो सका। मैं नडाल सा अपने कमरे की जानब बढ़ गया और फिर जूते वगैरह उतार कर बिस्तर पर दराज हो गया। बड़ा अजीब सा दिन था। सरफराज के भाई के बारे में जहन में बड़ी उलझन थी। साफ लग रहा था कि वो ताई के फरेब में आ गए हैं और वो रात को उसकी तस्दीक भी हो गई। फिर मैंने उनसे कहा, सरफराज भाई, ये बात तो तय हो चुकी है कि ताई जान साज़ी जहन की मालिक हैं, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सी जगहों पर उनकी शख्सियत मशकूक रही है, और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हो सकता है पापा की मौत में उन्हीं का हाथ हो, जिसके शवाहद मुख्तलिफ तरीक़ों से मिले हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस सिलसिले में बड़ी गहराइयों में जाकर काम करूंगा, और इसीलिए मैंने ताई जान से ताल्लुकात बढ़ाए थे और उन्हें अपने एतमाद में ले लिया। तब मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि ताई जान के बारे में जितनी अफवाहें उड़ाई गई हैं वो गलत हैं। वो थोड़ी सी खुद पसंद ज़रूर हैं, लेकिन मजमूई तौर पर सादा दिल और सादा तबीयत की मालिक हैं। आपको इस बात का यकीन हो गया भाईजान? और इन वाक़यात के बारे में आप क्या कहेंगे जो पापा की मौत के सिलसिले में पेश आए? चांद खान और चौधरी अरफान की मौत को आप किस खाने में फिट करेंगे? नादर खान के शुकूक व शुबहात के बारे में आप क्या कहेंगे?
सिर्फ एक बात कि साजिश कोई और भी हो सकता है। माफ़ करना ताया अबू के बारे में तुम क्या कहते हो? क्या उन्हें अंदर से जानते हो? सरफराज भाई के इन अल्फाज पर सभी चौंक पड़े। मैंने तअज्जुब से उन्हें देखा और कहा, इसका मतलब है कि आप ताया अबू पर भी शक कर सकते हैं? कर सकता हूँ यार, तुम नहीं समझते शहाब, बच्चे हो बिल्कुल। ये कमबख्त दौलत इंसान को सब कुछ भुला देती है। वो सिर्फ उसके हसूल के बारे में सोचता है और सब कुछ करने पर तुल जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ शहाब कि जिस चीज़ के बारे में हमारे पास कोई सबूत ना हो, हम किसी वहम की बिना पर उसे मतऊन नहीं कर सकते। और आप जो कुछ भी कहें भाईजान, लेकिन आप यकीन करें ताया अबू के बारे में आपके अल्फाज मुझे पसंद नहीं आए। अपना अपना ख्याल होता है। मैं ताई जान के बारे में ये बात खलूस के साथ और पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो इतनी बुरी नहीं हैं। उन्हें बेशक आप अपने आप को बुजुर्ग और दरवेश ज़ाहिर करने का शौक़ है, लेकिन लोगों के शौक़ तो तरह तरह के होते हैं। किसी ऐसे शौक़ पर हम किसी को भी बुरा करार नहीं दे सकते। तुम्हारी अपनी सोच है, लेकिन मेरी राय यही है कि ताई जान के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाओ, उन पर गौर करो, तुम्हारे ख्यालात तब्दील हो जाएंगे। क्या कह रही थी वो तुमसे? बताया था ना तुम्हें। कोई ख़ास बात नहीं, बस यही कह रही थी कि मैं आता जाता नहीं हूँ, आया जाया करूँ। और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, वो ये कि हम यहाँ आकर, मेरा मतलब है इस घर में आकर, एक हिसार में फंस गए हैं। मैं ताया अबू के बारे में तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है और हम लोगों से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी वजह से अपना एक मेयार छोड़ दें। पापा ने जब इतना सब कुछ किया है तो क्या पापा की ये ख्वाहिश नहीं होगी कि अगर हम पाकिस्तान आएँ तो उस हैसियत के मालिक हों कि हमारा अपना मकाम ज़ाहिर हो। पापा यकीनन इस ख़ानदान पर भी ये ज़ाहिर करना चाहते होंगे कि हम लोग किस हैसियत के मालिक हैं। तब फिर आप एक सवाल का जवाब दें मुझे। मेरा लहजा खुद ब खुद तलख हो गया। मामा और दानिया चौंक कर मुझे देखने लगी, लेकिन सरफराज भाई ने तहम्मुल से कहा, हाँ हाँ बोलो। आपके ख्याल में पापा को किसने कत्ल किया? ये काम पुलिस का है, वो पता लगाए। अगर तुम चाहो तो इस सिलसिले में बाकायदा काम शुरू कर सकते हो। इस केस को दोबारा ओपन करो, ज़ाहिर हुसैन साहब से मशवरा लो, पुलिस से आज सर नो तहकीकात का मुतालबा करो, मुझे एतराज़ नहीं होगा। ठीक है भाईजान, बात कुछ अजीब सा रुख इख्तियार कर चुकी है। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बल्कि मामा और दानिया से भी। ये जगह हमारे स्टेटस की नहीं। ताया अबू बहुत अच्छे इंसान हैं, हम उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और इस बात को भी याद रखेंगे कि उन्होंने हमारी बड़ी दिलजोई की, लेकिन अब हमें ये जगह छोड़ना होगी। क्या मतलब? मैं एक बार फिर उछल पड़ा। डिफेंस में हमारी बहुत सी खूबसूरत कोठियां हैं। मैंने उनमें से एक कोठी का इंतखाब किया है। बहुत आला दर्जे की कोठी है, हम उसे खाली किराए लेते हैं, इसमें मुंतकिल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये, ताया अबू सुल्ताना हीरा भी अगर चाहे तो इस कोठी में हमारे साथ रह सकती हैं। हम कोशिश करके ताई जान से उन लोगों की सुलह कराए देते हैं, मुझे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हमारी रिहाइश हमारे मेयार के मुताबिक होनी चाहिए। आपको इल्म है भाईजान कि यहाँ दादी अम्मा भी होती हैं। यार, जहाँ हम होंगे वहाँ हमारे अपने प्यारे भी होंगे। दादी अम्मा हुई, ताया अबू हुए, सब हमारी सर आंखों पर। जिस कोठी के बारे में मैंने फैसला किया है और जो 15 दिन के अंदर अंदर खाली हो जाएगी, तुम उसका जायज़ा ले लेना। 10 खानदान समा सकते हैं। नहीं भाईजान, मैंने ताया अबू से वादा किया है कि मैं यहीं रहूँगा और उनके पास रहूँगा। दादी अम्मा भी यहीं हैं, हम लोग ये जगह नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, तुम रहो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, सरफराज भाई ने बड़े बदले हुए अंदाज में कहा। मामा फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन फिर अचानक ही मेरे कानों में एक सरगोशी सी उभरी। नहीं शुहाब, नहीं, ये मुनासिब तरीका नहीं। हर काम में अक्ल व दानिश का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े से नरम बनो, नरमी हमेशा फ़ायदा मंद रहती है। मैंने आंखें बंद कर ली। सरफराज भाई खामोशी से एक दीवार को तक रहे थे। कुछ लम्हों के बाद उन्होंने कहा, और सुनो शहाब, ताई जान हमारे इंट्रोडक्शन के लिए एक होटल में इशाया देना चाहती हैं। उनका कहना है कि इस तरह हम मकामी सोसाइटी में रोशनास होंगे। हमारा कारोबार मुख्तलिफ लोगों से है और यही एक तरीक़ेकार होता है। उन सब पर हमारी हैसियत आश्कारा हो जानी चाहिए।
बहुत से मामलात सामने आएंगे। क्या कहते हो, तुम मैं मंजूरी दे दूं? देखो, सारे खानदान से मिला, सबकी इज्जत करता हूं मैं। ये हमारे पापा का खानदान है, हम इसी दुनिया में जिंदा रहेंगे, हमें अपना काम करना है। ताई जान का या कोई हमारी बेहतरी के लिए अगर कोई कुछ करता है तो हम उसे हमेशा सर आंखों पर रखेंगे। इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और फिर हम तो ये फैसला कर चुके हैं कि हम इस पूरे खानदान को इकट्ठा करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। जो सरगोशी मेरे कानों में उभरी थी वो मेरे लिए अजनबी नहीं थी। वही आवाज़ जिसे मैं दादी अम्मा की आवाज़ करार दे चुका था, इस वक्त भी वही आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा, ठीक है भाईजान, आपके फैसले आपके अपने होंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप किसी को तावन के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आपके जहन में जो कुछ भी है वो अपनी जगह, लेकिन जब तक मेरे पापा की मौत का मुअम्मा हल नहीं हो जाता मैं किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, अगर ताई जान मेरे पापा की मौत में मुलव्वस नहीं तो आप जिस तरह भी चाहेंगे मैं आपके ज़ैर हदायत काम करूँगा। ठीक है, मैंने कहा ना, तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं, मैं उससे इनकार नहीं करूँगा। और फिर उसके अगले ही रोज़ दानिया ने शिकायती लहजे में मुझसे कहा, शहाब भाई, सरफराज भाई तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लग रहा है कि हमारा शेराजा मुंतशिर हो जाएगा। मामा बोली, नहीं मामा, ऐसा कभी नहीं होगा, आप इत्मीनान रखें। अलबत्ता ये बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि सरफराज भाई खुद अपनी स्कीम का शिकार हो गए। ताई जान जैसी घाघ औरत से मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं था। भाई जान उनके पास गए तो इसलिए थे कि पापा की मौत में उनके किरदार का जायज़ा लें, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई और ये अच्छा नहीं हुआ मामा। अब हमें मज़ीद मेहनत करना होगी। भाई जान को ताई के चुंगल से निकालना आसान काम नहीं, लेकिन आप मुतमिन रहें, शुहाब उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा। मैं आसानी से ताई को उन पर मुसल्लत नहीं होने दूंगा। मैंने तय कर लिया था कि अब अपने रवैये की सारी सख्ती तर्क कर दूंगा और मसलहत से काम लूँगा। चुनाचा भाईजान के पास पहुंच गया। सायरा खानम भाईजान के बराबर ही मौजूद थी। बैठो, ये बताओ कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हिस्सा लेना पसंद करोगे या नहीं? आप जो हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूंगा, मैंने नरमी से कहा। सरफराज भाई गौर से मुझे देखने लगे और फिर बोले, अल्लाह ताला का एहसान है कि हम बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक बन गए हैं। पापा ने हमारे लिए ये सब कुछ किया है। मैं चाहता हूँ कि शहाब हम इन तमाम चीज़ों को मज़ीद तरक्की दें। मैंने पहले भी शायद तुमसे कहा था कि तुम बाहर के तमाम मामलात संभालो, उसके लिए स्टाफ रखो, बाकी मामलात मैं देख रहा हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, मैंने तुमसे कहा था कि ताई जान एक होटल में इशाइया देना चाहती हैं। उन्होंने कुछ लोगों को इस काम पर लगा दिया है और हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ही अंदर ये इशाइया तरतीब दे लिया जाए। इसमें कौन लोग शामिल होंगे भाईजान? शहर के ही नहीं बल्कि मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन, सनतकार, आला अफसरान जिनसे ताई जान के गहरे ताल्लुकात हैं। हमारे अपने कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। क्या मतलब? भाईजान ने चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है हमारे अपने कुछ गेस्ट, जिसे दिल चाहो बुलाओ, भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन उनका ताल्लुक कारोबार की दुनिया से होना चाहिए। ज़ाहिर है ये कोई घरेलू तकरीब नहीं, मियारी लोग आएंगे, मियारी लोगों को शरीक होना चाहिए। सायरा खानम के हम दोनों भाइयों के ज़ाती मामलात में भी आपको इतने इख्तियारात हासिल हैं कि आप इनमें मुदाखलत कर सकें। मैंने सर्द लहजे में कहा, नहीं मेरा मतलब है। क्यों भाईजान, क्या कहते हैं आप? नहीं भाई, तुम जिसे चाहो बुलाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं, भाईजान ने कहा। मैंने सायरा का मुंह बनते हुए देखा, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश था। मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तैयार कर लिया। कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हासिल हो सकता था इस मंसूबे से, लेकिन बस टांग उड़ाने वाली बात थी। सबसे पहले मैंने ज़ाहिर हुसैन से एक गाड़ी के सिलसिले में बात की और कहा मुझे एक इंतहाई कीमती लैंड क्रूज़र चाहिए। ज़ाहिर हुसैन साहब ने मुझसे थोड़े वक्त की मोहलत मांग ली। सबसे पहले मैं फूफा जमालुद्दीन के पास शेखुपुरा पहुंच गया।
काफ़ी कुछ लेकर गया था। फूफा जान और फूफी जहां आरा बेगम ने मेरा बेहतरीन इस्तकबाल किया और मेरी आमद से बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा, फूफा जान, एक गरज से हाजिर हुआ हूँ आपके पास। हाँ हाँ बोलो शहाब, हम तो अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी का मुतफ़क्का फैसला है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और तुमसे ताल्लुकात रखने चाहिए। आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ फूफा साहब। अर्ज़ ये है भाईजान सरफराज हुसैन एक तकरीब कर रहे हैं जिसमें ताई यानी ताहरा खानम हमारा तारुफ पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों से कराना चाहती हैं। फूफा साहब, मुझे किसी गीबत करने की आदत नहीं और ना ही मैं उनसे फ़न से वाकिफ़ हूँ। ताई भाईजान को अपनी मुट्ठी में लेने की फ़िक्र में सरगर्दा हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ताहरा खानम किस कमाश की खातून हैं। उनके मंसूबे को फेल करने के लिए मुझे आप लोगों की मदद दरकार है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? फूफी जहां आरा बेगम तो कुछ न बोली, लेकिन जमालुद्दीन के बारे में ये अंदाज़ा था कि वो किस तरह के आदमी हैं। फौरन ही सीना तान कर बोले, देखो मियाँ, बुरा मत मानना, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं। मैं फिर भी बाहर का आदमी हूँ, लेकिन अगर ताहरा खानम के सिलसिले में कोई अमल कर रहे हो तो समझ लो सबसे पहले जमालुद्दीन तुम्हारे साथ है। फूफा जान, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब ये बताओ करना क्या है? किसी होटल में तकरीब की जाएगी, किसी को इल्म नहीं कि उसमें कौन कौन शरीक होगा। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को भी इसमें शरीक करूँ। दिन मुंतखब नहीं हो सका, लेकिन एक दिन पहले मैं आपको इत्तला दूंगा और आपको लेने के लिए गाड़ी भेजूंगा। कैसर खान आपको लेने आएगा। बेटे, हम ज़रूर आ जाएंगे, तुम इत्मीनान रखो, हम इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि अभी से तैयारियां शुरू कर देंगे। मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो बताएं। अगर माली खिदमत की बात कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, अगर हुई तो बेतकल्फ़ी से तुमसे कह देंगे। जी फूफो जान, मुझे मुसर्रत होगी। मैं तो डरते डरते आपको कोई पेशकश नहीं करता कि कहीं आप उसे अपनी अना पर ज़रब ना समझे। अम्मा नहीं, कहाँ की बातें कर रहे हो? जब दिल चाहे जो पेशकश करना चाहो कर दिया करो, फूफा जान ने पुरमज़ाह लहजे में कहा। और यहाँ से मुतमिन होने के बाद मैंने कैसर खान से कहा कि अब हमें साहिवाल चलना है। दादा अबू को तैयार करना ज़रा मुश्किल काम था, लेकिन अपने इस मंसूबे की तकमील मेरे लिए बेहद ज़रूरी थी। चुनाचा ये लंबा सफ़र तय करके मैं एक बार फिर अर्जमंद के दर दौलत पर पहुंच गया। और कैसी अनोखी बात थी कि घर का दरवाज़ा अर्जमंद ने ही खोला और मुझे देखकर कुछ लम्हों के लिए साकत रह गई। कैसी हो अर्जमंद? आपको देखकर बार बार झूठ बोलने को दिल चाहता है, अर्जमंद ने शौकी से कहा। तो फिर यहीं खड़े खड़े बोल दो, मैंने भी शगुफ्ता अंदाज में कहा। आप यकीन कीजिए, रात को ख्वाब देखा था कि आप आ रहे हैं और इसीलिए आज फिर स्कूल नहीं गई। मुझे यकीन है अल्लाह ताला हमारी कुर्बतों के रास्ते हमवार कर रहा है। कौन है अर्जमंद? शुभाब आए हैं मम्मी, अर्जन ने निगत आरा की आवाज़ में कहा और जल्दी से पीछे हट गई। मैं अंदर दाखिल हुआ। समन आरा और निगत हारा अंदरूनी कमरे में थी, बाहर निकल आईं। मुझसे बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, बड़े प्यार से बिठाया। समन आरा बेगम ने कहा, तुम सोचोगे कि सामने आ जाते हो तो हम तुमसे उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, लेकिन खुदा की कसम आजकल हमारा ज़्यादातर मौजू तुम लोग ही रहते हो। बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारी बातें करके। क्यों नहीं, मुझे खुद भी हर वक्त आप लोगों का ख्याल रहता है। दादा अबू कहाँ हैं? बाजार से कुछ लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। कितनी तकलीफ होती होगी दादा अबू को। इंसान हर चीज़ का आदी हो जाता है। तुम सुनाओ, खैरियत से हो ना? जी, एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ, दादा अबू के आ जाने पर बताऊँगा। निगत चाय बनाओ जल्दी से। हाँ, और ज़रा कड़क। शेखुपुरा से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। कहाँ गए थे? फूफो जहाँ आरा बेगम के घर। खैरियत तो है ना? जी, इतनी देर में दादा अबू बैसाखी टेकते हुए आ गए। मुझसे मिलकर वो भी बहुत खुश हुए। यार, एक बात कहूँ, अब दिल चाहने लगा है कि थोड़ा सा और जीऊँ। तुम्हारे मिल जाने से ना जाने क्यों दिल को एक तकवीत का एहसास होता है। दादा अबू, जो कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। वो दरख्वास्त मामा ही को ज़ेब देती है और यहाँ आकर दरख्वास्त करेंगी। फ़िलहाल जो कुछ मैं कहने आया हूँ
उसके लिए भी जुर्रात और बड़ी हिम्मत से काम ले रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आप इनकार नहीं करेंगे। हमसे मांग रहे हो, चलो क्या याद करोगे, मांग लो। दादा अबू सर मस्ती से बोले। निगत आरा चाय का पानी चढ़ा आई थी, आकर कहने लगी, असल में तुम लोगों की बातों से दूर नहीं रहना चाहती। दोबारा किचन में जाऊंगी तो ये कह कर जाऊंगी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं मजीद बातें ना की जाएं। निगत आरा की बात पर सब हंसने लगे थे। दादा अबू ने कहा, भाई ये साहबजादे हमसे कुछ मांग रहे हैं। निगत क्या हमारी तकदीर बदलने वाली है कि हम जैसे कलाशों से कुछ मांगा जा रहा है। दादा अबू आपके कदमों की खाक आपके सामने है, बड़े मान से मांग रहा हूँ, इनकार ना कीजिएगा। अरे बाबा मांग लो जल्दी से, यहाँ दिल की धड़कनें सुस्त पड़ने लगी हैं। दादा अबू आपको लाहौर आना है। लो कमाल कर रहे हो, ये तो हमारी अपनी ख्वाहिश है, तुम ये बताओ मांग क्या रहे हो। दादा अबू असल में ताई यानी ताहरा खानम हमारे एजाज में एक तकरीब कर रही हैं। ये तकरीब एक होटल में होगी और मैं आपकी शिरकत चाहता हूँ। जी दादा अबू थोड़ी तफसील बताना चाहता हूँ, मैंने कहा, और फिर वो सारी बातें दादा अबू को बता दी जो मेरे जहन में थी। दादा अबू सोच में डूब गए और फिर बोले, देखो बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन तुमने कहा है इसलिए मैं टाल नहीं सकता। तकरीब के दिन से मुझे आगाह कर देना, गाड़ी भेजनी पड़ेगी तुम्हें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं। दादा अबू मेरी आरज़ू है कि आप मेरे सर पर हाथ रखें, मुझे आपके तजर्बे की ज़रूरत है। और अब आप जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सरफराज भाई ताई के हाथों ट्रेप हो चुके हैं, मुझे आप जैसे तजर्बाकार इंसान की ज़रूरत है जो मेरी मदद कर सके, वरना हम डूब जाएंगे। अल्लाह ना करे बेटे, मेरे लायक जो भी खिदमत होगी मैं ज़रूर सर अंजाम दूंगा। मुआफ़ करना, बार बार ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि मेरे दिल में इम्तियाज़ अहमद ख़ान का एहसान उतारने का जज्बा न जाने कब से परवान चढ़ रहा है। खुदारा मुझे लालची मत समझना, ये मत सोचना कि तुम्हें साहबे हसीयत पाया तो अपनी गुर्बत मिटाने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कभी मत सोचना। मैंने दादा अबू का अकलौता पाँव पकड़ लिया। पाँव पकड़कर मैंने आर्जी से कहा, दादा अबू पापा की कसम मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा, बस मुझे यकीन है, उसके बाद मैं और कोई यकीन दहानी नहीं चाहता। उन लोगों को तैयार करने के बाद चाय वगैरह पी और वापसी की इजाज़त मांगी तो दादा अबू ने कहा, अगर तुम्हारा फौरी जाना ज़रूरी है तो ठीक है, हम तुम्हें तैयार मिलेंगे। दिल तो फड़फड़ा रहा था उनसे उनकी माली ज़रूरत पूछूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। सबको खुदा हाफिज कहा, अर्जमंद को प्यार भरी नज़रों से देखा और उनके घर से निकल गया। आखिरकार दावत नामे छप गए, दिन का तयन हो गया। इस दौरान ज़हर हुसैन ने मेरे लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया, बहुत ही आला दर्जे की लैंड क्रूज़र जो इंतहाई कीमती थी। जब मैं लैंड क्रूज़र लेकर घर में दाखिल हुआ तो हीरा सुल्ताना और दानिया खुशी से चीख पड़ी। लैंड क्रूज़र देखने से ताल्लुक़ रखती थी, मेरे लिए उन लोगों से बढ़कर और कौन हो सकता था। सरफराज भाई मामूल के मुताबिक ताई के घर थे, बस थोड़ी बहुत देर के लिए आ जाते थे। उन्होंने किसी किस्म की पर्दा पोशी नहीं की थी, बल्कि अलिल अलान ताई की आगोश में जा बैठे थे। ताया अबू भी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान से अभी तक कुछ नहीं कहा था। बहरहाल लैंड क्रूज़र में सबसे पहले मैं ताया अबू, मामा, सुल्ताना, हीरा और दानिया को लेकर कैसर खान के साथ बाहर निकला और आधे से ज़्यादा लाहौर की सैर कर डाली। बाहर ही खाना वगैरह खाया। लड़कियां बहुत खुश थीं। पहले मैं उन्हें पेशकश कर चुका था कि जब दिल चाहे प्रोग्राम बना लिया करें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं सुन सका था। हमारी मसरूफियात ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर प्रोग्राम के मुताबिक मैंने ताया अबू, मामा, हीरा, सुल्ताना और दानिया को होटल पहुंचाया। उसके लिए मैंने ताया अबू की कार इस्तेमाल की। किसी को इस पर एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि लैंड क्रूज़र कुछ और मेहमानों को लेने के लिए गई है। इन सब लोगों के साथ मैं लाहौर के एक शानदार होटल में पहुंच गया, जहां एक इंतहाई खूबसूरत हाल में इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। भाईजान इन इंतज़ामात में पेश थे। सायरा खानम तो अब जैसे भाईजान का साया बन चुकी थी, वो भी उनके साथ ही मौजूद थी।
वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। भाईजान ताया अबू से भी बहुत अच्छी तरह मिले और उन्हें खुश आमदीद कहा। उधर सायरा खानम ने भी ना जाने किस दिल से बाकी लोगों का इस्तकबाल किया। मेहमान आने लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प और दिलकश मंजर वो था जब साहिवाल से दादा अबू और शेखुपुरा से फूफा जमालुद्दीन बड़े क्रोफर के साथ होटल पहुंचे। भाईजान भी इस्तकबाल करने वालों के साथ मौजूद थे। उन लोगों को देखकर दंग रह गए। सबसे बुरी हालत सायरा खानम की हुई, जो इस कदर बौखलाईं कि इस्तकबाल के लिए आगे भी ना बढ़ सकीं। लेकिन भाईजान ने अपने आप को संभाला। बड़े पुरखलीस तरीके से वो फूफो जमालुद्दीन और दादा अबू रियाद हुसैन से मिले और उन्हें बड़े एहतराम से उनकी सीटों तक ले जाया गया, जिन्हें ख़ास तौर से मैंने अपने मेहमानों के लिए मखसूस किया था। होटल के पार्किंग लॉट पर ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया था, क्योंकि तकरीब में शामिल होने वाले इतने बड़े बड़े लोग थे कि उनके लिए हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की गई थी। ताई अभी तक नहीं आई। मैं दानिया और अर्जमंद के साथ इस्तकबाल करने वालों के साथ खड़ा हुआ था। अर्जमंद इस वक्त जो कुछ नज़र आ रही थी उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं था। इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत की मालक वो, और उस वक्त उसने इंतहाई सलीके का कीमती लिबास इस्तेमाल किया था। मैं बार बार दर्जीदा निगाहों से उसे देखना लगा और मेरे जहन में ना जाने क्या क्या खूबसूरत ख्यालात उमड़ने लगे। लेकिन फिर मेरे जहन को एक शदीद झटका लगा। एक बहुत ही आला दर्जे की BMW से एक ऐसी शख्सियत नीचे उतरी जिसका ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग माऊफ हो गया। शुक्र था कि दानिया और अर्जमंद ने मेरी इस कैफियत को महसूस नहीं किया, जबकि मैं कुछ लम्हों के लिए दुनिया माफिया को भूलकर BMW से उतरने वाली शख्सियत को देख रहा था। मेरी निगाहों को कोई धोखा नहीं हुआ था, वो सफियोना ही थी। लेकिन इस वक्त वो इंतहाई जदीद लिबास, मॉडर्न स्टाइल में बने बाल और इंतहाई खूबसूरत मेकअप में थी। कीमती BMW से उसके साथ ही 2 अफराद और उतरे और उनमें एक दराज कामत और भारी बदन वाला शख्स था जिसकी उम्र 50-55 से कम नहीं थी। दूसरी एक पुरवकार औरत। ये तीनों अफराद किसी पुरवकार ख़ानदान के फ़र्द मालूम होते थे। मेरी निगाहें उनका तआक़ुब करती रहीं। वो आगे बढ़े और एक साथ मेहमानों की नशस्तों पर बैठ गए। मैं मुसलसल सफियाना का जायज़ा ले रहा था। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह देखा था और वो मेरे जहन पर नक्श थी। चेहरों में ममासलत हो जाती है, लेकिन इतनी ममासलत यकीन नहीं आता था कि वो सफियाना के अलावा कोई और है। फिर निगत आंटी ने मुझे किसी बात पर मुखातब किया और मैं उनकी जानब मुतवज्जा हो गया। मैं उनसे बातें कर रहा था, लेकिन इंतहाई मुहतात अंदाज में। सफियोना और उसके साथ मौजूद अफराद को भी देख रहा था। मेहमान काफ़ी तादाद में जमा हो गए और फिर अचानक ही कुछ हंगामा सा हुआ। लोग उठ कर पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगे। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो ताहरा खानम की ब्लैक लैंड क्रूज़र नज़र आई। कई बड़ी हसीयत के लोग आगे बढ़कर लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खोल रहे थे। लैंड क्रूज़र के ड्राइवर को एक तरफ हटा दिया गया। फिर ताहरा खानम लैंड क्रूज़र से बरामद हुई। उन्होंने बहुत ही कीमती सफ़ेद सिल्क का चुगानुमा लिबास पहना हुआ था। इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त वो बहुत ही पुरवकार नज़र आ रही थी। उनकी चाल में एक ख़ास मकनत थी। बेशुमार लोग उनके आगे पीछे चल रहे थे और वो मेहमानों के दरमियान थी। हर शख्स अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ताया अबू और उनके फैमिली उसी तरह बैठी रही। अर्जमंद खड़ी हुई तो मैंने उसे भी बैठने के लिए कहा और उसने उस तरह मेरे हुक्म की तामील की जैसे मेरी आवाज़ उसके लिए सबसे बड़ी हसीयत रखती हो। दादा अबू वगैरह भी बैठे रहे। बहुत से लोगों ने उन लोगों को अजीब सी निगाहों से देखा और उनके बारे में चेमगोइयाँ करने लगे। मैंने अच्छी तरह महसूस कर लिया कि यहाँ मौजूद लोगों को बड़ी हसीयत के हामिल हैं, लेकिन वो ताहरा खानम की पूजा करते हैं। ताहरा खानम एक अजीम मुल्क की तरह आगे बढ़ी और उन्हें सहारा देकर स्टेज पर चढ़ा दिया गया। वो स्टेज पर जा बैठी। उनके आसपास किसी ने बैठने की कोशिश नहीं की। जब तमाम मेहमान आ गए, एक शख्स ने डाइस पर आकर कहा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये तकरीब हमारे मुल्क की एक अजीम शख्सियत ताहरा खानम ने अपने भतीजों की पाकिस्तान आमद के सिलसिले में मुनअक्कद की है।
सरफराज अहमद और शहाब अहमद, जिन्होंने बहरीन में ज़िंदगी गुजारी और वहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल हुए। उनके वालिद इम्तियाज़ अहमद खान साहब वफ़ात पा चुके हैं। मैं ताहरा खानम के हुक्म पर सरफराज अहमद और शहाब अहमद को दावत देना चाहता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ ताकि ताहरा खानम लोगों से अपने भतीजों का तारुफ करा सकें। मैं अपनी जगह से उठ गया, भाई जान भी साथ ही चल पड़े। मैंने देखा कि सायरा भी भाई जान के साथ साथ ही स्टेज पर पहुंची। हम लोग ताहरा खानम के दाएं बाएं बैठ गए। लोगों ने तालियां बजाकर हमारा इस्तकबाल किया। सायरा भी सरफराज भाई के साथ ही बैठ गई। कुछ लम्हों के बाद ताहरा खानम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उन्होंने डाइस पर पहुंचकर कहा, अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और करम फरमाओं का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी दावत पर अपना कीमती वक़्त में से थोड़ा सा वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपको बताया गया है कि सरफराज और शहाब मेरे भतीजे बल्कि मेरे बच्चे हैं। उनके असासों की थोड़ी सी तफसील अभी मेरा एक आदमी आपको बताएगा। ये अभी बच्चे हैं, इन्हें तजर्बेकार हजरात के तावन की ज़रूरत है और मैं पूरे भरोसे और उम्मीद के साथ ये बात कह सकती हूँ कि मुझसे मोहब्बत करने वाले इनसे भरपूर तावन करेंगे। शुक्रिया। ये कहकर वो वापस अपनी जगह जा बैठी और फिर बड़ी तफसील से हमारे बारे में बताया जाने लगा। हर चीज़ का तज़किरा किया गया और इससे ये अंदाज़ा भी हुआ कि ताहरा खानम के इल्म में हमारे असासों की मुकम्मल तफसील आ चुकी है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि भला इसके बाद ताहरा खानम हमारा साथ कैसे छोड़ सकती हैं। सरफराज भाई की हरकतों से अंदाज़ा हो गया कि वो भी अब ताहरा खानम की पुजारियों में शामिल हैं। ये सारी बातें अपनी जगह, मैं तजस्सुद बरकरार था। इस दौरान मैंने बार बार सफ़ीना की तरफ देखा, लेकिन एक बार भी उसे ख़ास तौर से अपनी तरफ मतवज्जा नहीं पाया। मेरे दिलो दिमाग में शदीद हलचल मची हुई थी। ये सफ़ीना ही है या उसकी कोई हम शक्ल, लेकिन दिल अंदर से कह रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। ताई जैसी खौफनाक शख्सियत जो कुछ ना कर डाले कम है। सफ़ीना को मुमकिन है इस शक्ल में ताई ने ही बुलाया हो और फिर सफ़ीना का तो नाम लेना ही बेकार था। उसके रूप में ये गोरनी ही हो सकती थी। तकरीब जारी रही। उस तफसीर के बाद मेहमान आपस में घुल मिल गए। तकरीबन 6 या 7 अफराद से ताहरा खानम ने हम लोगों का तारुफ कराया और उसके बाद इस पुरइसरार ख़ानदान की बारी भी आ गई। उधेड़ अमर शख्स सफ़ीना और अपनी साथी औरत के साथ ताहरा खानम के पास पहुंचा और ताहरा खानम ने उससे हाथ मिलाया और फिर ख़ास तौर से मेरी तरफ मतवज्जा होकर कहा, इनसे मिलो शहाब, ये अरशाम साहब हैं, बाहर से आए हैं। ये उनकी साजजादी सुनैरा और ये उनकी मिसेज हैं। बड़ा मुख्तसर सा ख़ानदान है, लेकिन यूँ समझ लो कि तुम्हारे साथ ही ये यहाँ पाकिस्तान में अपनी कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। बिजनेस का ही ख्याल है उनके दिल में भी। अच्छा है तुम्हारे साथ ताउन रहेगा। एक और साहब ताई की जानब मतवज्जा हुए और उन्होंने झुककर उनकी ताज़ीम दी। ताई उनकी जानब मतवज्जा हो गई। इधर अरशाम साहब ने मुझसे कहा, आप बहुत खुश नसीब हैं, शहाब साहब के इतनी बड़ी शख्सियत के अजीज़ हैं। अगर किसी को दानी सरकार का कुर्ब हासिल हो जाए तो फिर उसकी खुश नसीबी का ठिकाना ही क्या। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं अरशाम साहब? मैंने सवाल किया। बस आप ये समझ लीजिए कि दुनिया गिर्द हूँ, बहुत से ममालिक घूमे हैं, कोई एक ठिकाना नहीं जिसके बारे में आपको बताऊँ। अपने पूरे ख़ानदान के साथ आप दुनिया गर्दी करते हैं? मैंने चुपता हुआ सवाल किया। मैंने महसूस किया कि अरशाम साहब के चेहरे पर हल्की सी घबराहट है। फ़ौरन ही उनकी बेटी सईद यानी गोरनी या उसकी बेटी सफ़ीना ने अरशान साहब को संभाला दिया। डैडी बहुत मुख्तलिफ मजाज के इंसान हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास बेपनाह दौलत है और हम मुल्क मुल्क नगर नगर घूमते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। उसकी आवाज़ बेहद दिलकश थी और इस अंदाज में भी दिलकशी थी। मैं उनसे बातें करता रहा। अरशाम साहब ने कहा, आप अगर मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे तो मुझे दिली खुशी होगी। आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। असल में हमने एक इंतहाई पुरफिजा मकाम पर घर बनाया है। आपको वो इलाका ज़रा अजीब सा लगेगा, लेकिन है बहुत ही हसीन। ये मेरा पता है। अरशाम साहब ने जेब से अपना कार्ड निकाल कर मुझे दे दिया। मैं उस कार्ड पर लिखी तहरीर को पढ़ने लगा। कोई ख़ास बात नहीं थी, बस अरशाम लिखा हुआ था और उसके साथ ही पता दर्ज था।
काफ़ी देर तक मैं उनके करीब रहा। मैंने सफ़ीना को गौर से देखा। उसमें कोई शक नहीं था कि इंतहाई पुरकशिश लग रही थी। उसकी आंखों में एक ख़ास कशिश थी, लेकिन चौंका मेरे इल्म में ये चेहरा दूसरी हसीयत रखता था, इसलिए मेरे जहन पर असर अंदाज नहीं हो सका। वैसे भी अब अर्जमंद के सिवा मेरे जहन में किसी और की गुंजाइश नहीं थी। मैंने ज़्यादातर वक़्त उन्हीं लोगों के साथ गुजारा जबकि सारा सरफराज भाई के साथ बैठी थी, और इस बात पर सुल्ताना और हीरा ने कई बार मुंह भी बनाया था। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये सायरा जिस तरह छछोरपन का मुजाहरा कर रही है, ये अच्छी बात नहीं। अलबत्ता हमें हैरत सरफराज भाई पर है, वो उसके छछोरपन को किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं उनकी बातों पर कोई तबसरा नहीं किया। मामा भी बेचारी बस खामोश बैठी रहीं। उधर ताया अब्बू भी चुप बैठे रहे। अलबत्ता जमालुद्दीन साहब खासे अच्छे अंदाज में उन लोगों से बात कर रहे थे। मैंने मौका मिलता ही ताया अब्बू से कहा, ताया अब्बू आप देख रहे हैं, ताई जान ने अभी तक उन लोगों की जानब रुख भी नहीं किया। वो अपने गरूर में डूबी हुई हैं और यूं लगता है जैसे उन्हें ये याद भी ना रहा हो कि हम लोगों से अभी उनका कोई रिश्ता है। आप इस बात को सभी महसूस कर रहे हैं। ताया अब्बू आपसे एक इजाज़त लेना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? ताया अब्बू, क्या आप इन लोगों को मेरे कहने पर अपने घर आने की दावत नहीं देंगे? मैंने सवाल किया और ताया अब्बू एक लम्हे के लिए सोच में डूब गए। फिर बोले, ठीक है, किस किस की बात कर रहे हो? जहाँ आरा बेगम, फूफा जमालुद्दीन, दादा अब्बू और उनके साथ तीनों खिवातीन। मैं उनसे बात करता हूँ, ताया अब्बू ने कहा। फिर मेरे सामने ही सबसे पहले दादा अब्बू के पास जाकर बोले, रियाद हुसैन साहब, क्या आप कुछ दिन के लिए गरीब खाने को रौनक बख्शेंगे? दादा अब्बू ने चौंक कर मुमताज़ साहब को देखा और बोले, हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन बस ये दोनों बच्चियां नौकरी करती हैं। नहीं दादा अब्बू, इन्हें छुट्टी दिलवा दी जाएगी, कोई बहुत बड़े नुकसान की बात नहीं। मेरी आरजू है कि आप ताया अब्बू की ये दावत कबूल करें। दादा अब्बू ने एक ठंडी सांस ली और बोले, ठीक है, अगर मुमताज़ अहमद खान साहब हमें अपने घर में कुछ वक्त के लिए पसंद करें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बेहद शुक्रिया दादा अब्बू। यही अल्फाज ताया अब्बू ने जमालुद्दीन साहब से कहे। जमालुद्दीन ज़रा तीखे आदमी थे। कहने लगे, सोच लीजिए मुमताज़ अहमद, कहीं कुछ लोगों से आपके ताल्लुकात कशीदा ना हो जाएं। हम तो राइंदा दरगाह हैं, जहाँ जाते हैं लोगों को नुकसान ही पहुँचाते हैं। आप मेरी दावत कबूल कीजिए, मुझे खुशी होगी। हम तो आपकी खुशी में खुश हैं। क्यों जहाँ आरा बेगम?